कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर IQ। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये उत्तराखंड APO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज ये केस लॉस पे वीडियो है। अब ये जो हमारा टाइम है 3 डेज का, अब हम इसमें कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ रखा है बस हम उसी का रिविजन करेंगे। ओके, अभी जैसे हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम हुआ था 13 नवंबर को, तो उसमें केस लॉस पूछे गए थे। आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड है इसमें केस लॉस जरूर पूछते हैं, और ये तो PP का एग्जाम है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम है, तो आपको केस लॉस पता होने ही चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ केस लॉस पे होने वाली है। आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी केस लॉस कैसे याद करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो उत्तराखंड APO का, तो आपको बिल्कुल अब टेंशन में होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन एनफ है, आप बस उसका रिवीजन करिए। इसके अलावा आप कुछ नया नहीं पढ़िए। सेक्शन पे कमांड करिए, सेक्शन सारे पढ़ के जाइएगा। बेयर एक्ट के जो इंडेक्स है उसको फोटोकॉपी करा लीजिए, 2 या 3 पेज में हो जाएगा। पतला पतला बेयर एक्ट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंडेक्स पढ़ना है, बिकॉज डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, बहुत ज़्यादा डीपली आते थे, अब सेक्शन बेस्ड आ रहे हैं। और बहुत इजी क्वेश्चंस बच्चे गलत कर देते हैं सेक्शन, क्योंकि उनको सेक्शंस पे कमांड नहीं होती। ठीक है, मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ। अगर आप उत्तराखंड APO देने जा रहे हो, आपका सेंटर हरिद्वार है, हल्द्वानी है, कहीं भी है, तो आप प्लीज़ एक दिन पहले जाओ। कभी भी हैक्टिक शेड्यूल में नहीं जाओ कि आप 21 की मॉर्निंग ही पहुँच रहे हो, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते आते गलत हो जाएंगे, आपको पेपर अच्छा नहीं होगा, आपको चक्कर आएंगे, आप ट्रेवल करके जाएंगे, आपका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा एक दिन पहले एग्जाम देने जाओ। अपने जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँचो। और अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टारगेट फॉर IQ पे बैक टू बैक आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं। अब आप सिर्फ हमारी वीडियोस भी अगर देखेंगे तो ये आपके लिए वर्थ है। आपका बिल्कुल जो भी हम वीडियोस दे रहे हैं आपको 10 to 15 मिनट्स की, ये आपके लिए बिल्कुल वर्थ है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो ये आज की हमारी वीडियो है ये स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। इंडियन एविडेंस एक्ट से जो टॉपिक है हमारे, जैसे कन्फेशन का टॉपिक है, सर्कमस्टेंशियल एंड डायरेक्ट एविडेंस का टॉपिक है, एडमिशन एंड कन्फेशन का टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। उससे रिगार्डिंग जो केस लॉज है उसके लिए वो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। सो आज अगर हम 10 केस लॉज यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये मेरा आपसे डेफिनेटली गारंटी है कि 10 में से 4 केस लॉज तो पक्का इस वीडियो से आएंगे। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने आपको बताया जो आज की हमारी वीडियो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट पे होने वाली है। तो अब जो हमारा टाइम है ये बिल्कुल भी हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम लिमिटेड ही पढ़ेंगे, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि डेट ऑफ पासिंग इसकी क्या है। 15 मार्च है 1872। डेट ऑफ पासिंग डेट ऑफ एनफोर्समेंट में डिफरेंस होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की वीडियो चैनल पर डली हुई है, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा एविडेंस समरी फॉर्म में समराइज वे में आपको बताया गया है। सो डेट ऑफ पासिंग क्या है इसकी, 15 मार्च 1872। डेट ऑफ एनफोर्समेंट इसका 1 सितंबर 1872। और किसने इसको ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफन। ओके, ये आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने केस लॉज पे। जो आज हमारा ये जो पहला टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है। ठीक है, अब डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं, कैसे है, ये सारी चीजें अब मैं आपको नहीं यहाँ पे बता सकती, नहीं पढ़ा सकती, बिकॉज टाइम नहीं है। अब ये सिर्फ हमारा क्विक रिवीजन क्लास है। सो इसमें जो पहला हमारा केस था ये था ऋषिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूके 2013 का केस था। कौन सा केस था, ऋषिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूके 2013 का केस था। इस केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इन अ केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मोटिव एज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस। ओके, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इन विच केस कोर्ट ऑब्जर्व दैट मोटिव एज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको उसमें से एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऋषिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूके। अब आपको ये याद कैसे करना है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं कि मतलब ट्रिक नहीं होती उन्हें। तो आप ये याद रखो, आप उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हो। उत्तराखंड किस चीज के लिए फेमस है, आश्रम्स के लिए फेमस है, ऋषि मुनियों के लिए फेमस है। तो आप ऐसे याद रखना कि अगर डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे क्वेश्चन आता है और आपको ये कहीं दिखता है ऋषिपाल, तो आप इसके साथ टिक कर देना इसको। ठीक है, ऋषिपाल कि आप उत्तराखंड जा रहे हो यार, तो अगर ये आपको बिल्कुल इजिली याद हो सकता है, उत्तराखंड से आप कनेक्ट करके याद कर लो कि ऋषिपाल, ऋषि मुनि सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रिलेटेड केस लॉ है वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राजेंद्र कुमार मित्तल 1992 का केस है। इसी केस को ओवर रूल किया था, मतलब दूसरे केस में गणपत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ MP में।
ठीक है, ये हमारा 2000 गणपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये हमारा 2017 का केस है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। हमारे इस पे हमारे टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, वो आप सुबह ज्वाइन कर सकते हो, सतेंद्र सर लेते हैं। ये हमारे टारगेट फॉर आईक्यू का कॉन्टैक्ट नंबर है 7500110314। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं इसलिए स्पीड में पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये क्विक रिविजन क्लास है। ये अगर मैं बहुत स्लो आराम से पढ़ाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसको क्विक रिविजन के साथ पढ़ा रही हूँ। डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में पहला केस हमारा क्या है, ऋषिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूके। ठीक है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, 2013 का केस था। नाउ इसका सेकंड केस कौन सा है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेंद्र कुमार मित्तल, 1992 का। ओवर रूल्ड कब किया था, गणपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। अब इस केस में क्या कहा था कोर्ट ने, इसको आप एक बार सुन लीजिए। इस केस में बोला था, कभी कभी देखो ऐसा होता है ना, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट डायरेक्ट एविडेंस। इन सच केस द कोर्ट रिलाई ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, दे प्रोवाइड the evidence from the surrounding circumstances of the case. Supreme Court has held that while appreciating circumstantial evidence, following points must be kept in mind. अब वो कौन से points थे ये आप याद रख लो, सुन लो। The circumstances from which the conclusion is drawn should be fully established. Circumstances should be conclusive in nature. ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपका प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि circumstances should be कौन से नेचर का होगा, कॉन्क्लूसिव नेचर का होगा। ऑल द फैक्ट्स सो एस्टेब्लिश शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट एंड इनकंसिस्टेंस विद द इनोसेंस। ठीक है, नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन एंड कन्फेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1996 का केस है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आपने कई बार सुना होगा, कई बार पीटी में देखा होगा, यूपी में भी देखा होगा, राजस्थान में भी आने के चांसेस है इस केस के कि एविडेंस एक्ट जो एडमिशन एंड कन्फेशन टॉपिक है उसका ये लीडिंग केस है, अग्नू नगेशिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। अब मैं आपको बताती हूँ इस केस में क्या हुआ ना, अग्नू नगेशिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट द स्टेटमेंट दैट द एक्यूज्ड हैड कमिटेड द ऑफेंस or that he had hidden the object at some place are not admissible. What is admissible is only the portion of the statement that reveals the information about the place hiding of the object. अब इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी ने कोई मर्डर किया और उसने कोई चाकू कहीं छुपा दिया, तो ये सिर्फ इस बात का प्रूफ नहीं है वो चाकू मिलना कि मर्डर उसने ही किया है। यहाँ पे एडमिसिबल क्या होगा, सिर्फ इतना जो उसने उस चीज़ का कन्फेशन किया है कि मैंने चाकू वहाँ छुपाया है। ठीक है, ये इस केस में बोला था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इसी मतलब एविडेंस एक्ट से रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा बात करता है विटनेसेस की, जो विटनेसेस पे कौन से केस लॉज है। तो अब हम आ जाते हैं विटनेसेस पे कौन से केस लॉज है और एक्सपर्ट एविडेंस पे। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको बोला कि अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे केस लॉज की, तो ये विटनेसेस की बात करता है। विटनेसेस का जो हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉज है, यहाँ पे मैंने जो भी केस लॉज लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज लिए हैं जो कि आने के चांसेस हैं पूरे। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ वही केस लॉज लिए हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा केस लॉज है विटनेसेस में, ये है, इसका नाम रतन सिंह देशमुख भाई नायक वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। अब आपको ये कैसे याद करना है, ये वाला केस रतन सिंह देशमुख भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात वाला केस हमारा, ये आपको ऐसे याद करना है कि यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है देशमुख भाई नायक। तो जो भाई होते हैं, ये जो वर्ड है देशमुख भाई, रतन सिंह देशमुख भाई, तो ये गुजरात में ही होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आएगा रतन सिंह देशमुख भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। अगर आपको गुजरात दिख रहा है और रतन सिंह देशमुख भाई दिख रहा है तो इसका मतलब कि विटनेसेस का आंसर ऑप्शन यही सही है। और ये कौन से ईयर का केस है, 2004 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चाइल्ड ऑफ टेंडर एज कैन बी अलाउड टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस एंड गिव रेशनल आंसर्स। आपने सुना होगा कि आपने पहले भी कभी सुना होगा ऐसा कि अगर बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ में विटनेस हो रहा है तो वो कितने साल का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईपीसी। नाउ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई भी चाइल्ड है वो अपना विटनेस आइडेंटिफाई टेस्टिफाई कर रहा है तो वो उस क्वेश्चन को समझने के लिए कैपेबल होना चाहिए और आंसर देने के लिए भी। तो ये केस उससे रिलेटेड है। अगर चाइल्ड के विटनेस की क्वेश्चन आएगा टेस्टिफाई के लिए तो आपको ये आंसर टिक करना है, रतन सिंह देशमुख भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, 2004 का क्वेश्चन है। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है
कि जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट से करता है, कोई पेशेंट अपने डॉक्टर से करता है, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। इसमें ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राजनारायण, ये 1975 का केस है। ये केस यूपी जुडिशरी में भी आ चुका है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राजनारायण। इसमें किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजिम भी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेक्शन 123। इसमें जो मैगजिम है उसका नाम है, ये आपका इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो मैगजिम है उसका नाम है सैलुस पोपली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स। ठीक है, सैलुस पोपली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, मैगजिम का नाम सैलुस पोपली ईस्ट सुप्रीमा, सैलुस पोपली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स। ओके, इस मैगजिम का क्या मतलब है? इस मैगजिम का मतलब है विच मीन्स दैट रिगार्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर इज द हाइएस्ट लॉ। With respect to section 123, court held that the foundation of law is based on public interest. Public interest which demands evidence to be withheld must be weighted against public interest. Okay, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने सैलुस पोपली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स, तो ये किस सेक्शन से बेस्ड है? सेक्शन 123 एविडेंस एक्ट से बेस्ड है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राजनारायण बेस्ड ऑन विच मैगजिम, तो आपको फिर भी ये वाला मैगजिम टिक करना है। आप यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। नाउ अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट 32 में 5 क्लॉजेस दे रखे हैं। तो ये वाला जो हमारा केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लक्ष्मण वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2019 का केस है। इसमें क्या बोला था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल और इन राइटिंग। ठीक है, दोनों चीज़ में एक्सेप्टेबल है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन कैसे होना चाहिए? कैन बी ओरल और इन राइटिंग। ये अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिखता है, ओरल और राइटिंग, सी ऑप्शन दिखता है बोथ, नन ऑफ द अबव, तो आपको बोथ के साथ जाना है। ठीक है, एंड एनी एडुकेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बाय वर्ड्स और अदरवाइज विल provided that the indication are definite and positive. ओके, तो डाइंग डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए? कैन बी ओरल और इन राइटिंग। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सपर्ट एविडेंस पे। एक्सपर्ट एविडेंस क्या होते हैं? जैसे जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, किसी के थंब इंप्रेशन की ओपिनियन हो गई, किसी के राइटिंग की ओपिनियन हो गई, उसे हम बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। तो अब हम आते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के अपने केस लॉज पे। तो इसमें भी मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन में भी 2-4 केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ के निकाल रखे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्ज़ाम के वक्त जाते वक्त अगर आप सिर्फ इस वीडियो को एक बार सुन लेंगे तो आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ईजिली करेक्ट हो जाएंगे। सो अब हम आते हैं अपने एक्सपर्ट ओपिनियन पे, एक्सपर्ट एविडेंस पे। एक्सपर्ट एविडेंस जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक्सपर्ट एविडेंस क्या होते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला केस लॉज है वो है लतेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2018 का केस है। दूसरा है आशीष जैन वर्सेज मरकंद सिंह, 2019 का केस है। तीसरा है मुशीर खान वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। अब मैंने यहाँ पे ये 3 केस लॉज क्यों लिखे हैं? ये 3 केस लॉज इसलिए लिखे हैं कि 3 केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताती हूँ। लीडिंग केस लॉज है ये, और ये इन तीनों में से पक्का है कि एक ना एक आएगा ही। तो जो हमारा पहला है लतेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2018 का केस है। इसमें कहा गया था ओरल एविडेंस टेक्स precedence over medical evidence unless the medical evidence completely refutes any possibility of such occurrence। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड केस लॉ है वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में सिर्फ बोर्ड पे 3 केस लॉज लिखे हैं, बाकी मैं आपको बता रही हूँ इस केस में क्या हेल्ड किया गया था, तो आपको ये याद आ जाएगा केस देखते ही। आशीष जैन वर्सेस मरकंद सिंह, 2019 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए इसके या PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। टारगेट फॉर IQ का ऑफिशियल नंबर है 7500110314, इस पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगी PDF फॉर्म में। सो आशीष जैन वर्सेज मरकंद सिंह में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट मेयरली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मैजिस्ट्रेटियल ऑर्डर authorizing the police to obtain fingerprints of the accused, it cannot be held that the fingerprint evidence was illegally obtained.
ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि जो एक्यूज के फिंगरप्रिंट्स हैं वो लीगली ऑब्टेन किए गए थे। ये इसलिए लीडिंग केस है। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि कौन से केस में एक्यूज के फिंगरप्रिंट्स इलीगली लिए गए थे, तो वो केस है आपका आशीष जैन वर्सेस मरकंद सिंह। अभी इस केस को याद करने के लिए आपको ऐसे, ये 2019 का केस है, लीडिंग केस है, आप ऐसे याद करिएगा, आशीष जैन वर्सेस मरकंद सिंह। ठीक है, फिंगरप्रिंट इनके गलत एक्यूज के लिए गए थे, छुपा के, बिना एक्यूज को बताए हुए, फ्रॉड से। ठीक है, अब आते हैं अब हम आते हैं एविडेंस, फिंगरप्रिंट एविडेंस वॉज लीगली ऑब्टेन। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा केस है मुशीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये 2010 का केस है। अब मैंने 2010 का ये केस क्यों लिया है, बिकॉज ये 2-3 बार ही आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इसमें बोला गया था द एविडेंस ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं कि द एविडेंस ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस प्रेजेंट इन विच केस, तो आपको ये केस टिक करना है, मुशीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, इट कैन ओनली बी यूज्ड टू कोरबोरेट सम आइटम्स ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस विच आर ऑन रिकॉर्ड। तो जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, ये बात आपको याद रखनी है। हमारी आज के इंडियन एविडेंस एक्ट की वीडियो, जो सम इंपॉर्टेंट केस लॉज थे जो मुझे लग रहे थे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, उससे रिलेटेड करके मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आपके लिए एक समरी क्लब करके मैं लाई थी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी नोट्स चाहिए इस केस लॉज, जितने भी मैंने केस लॉज पढ़ाए हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है टारगेट फॉर IQ, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर अभी भी कोई स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, वो सिर्फ 2 दिन सिर्फ 2 दिन MCQs करना चाहता है, तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप सिर्फ 2 दिन जो हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप सिर्फ वो टिक करके चले जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, तो डेफिनेटली है कि वहाँ से आपके 50 to 60 क्वेश्चंस ईजिली आराम से हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।